जय हिंद दोस्तों, आपके अपने परिवार एनसीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर वर्णमाला। ये जो क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप जो भी क्लास में रहें, चाहे आप 1 में हैं, 2 में हैं या 10th में हैं, 12th में या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये क्लास को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये क्लास जो है आपको हम 2 भाग में कराने वाले हैं। तो आज जो है वर्णमाला का क्लास 1 होने वाला है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं कि वर्णमाला क्या होता है। इस क्लास को देखने के बाद आपको जो है एग्ज़ाम में वर्णमाला यानी वर्ण से जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्न को आप बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि वर्णमाला क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि वर्णों का व्यवस्थित क्रम, यानी कि जो वर्णमाला होता है वो वर्णों का क्या होता है, तो व्यवस्थित क्रम होता है। वर्णों का एक व्यवस्थित क्रम, क्रम के मतलब है एक समूह। जो वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है उसी को क्या कहते हैं, तो वर्णमाला कहते हैं। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्ण को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, यानी इसका एक क्रम है, वही क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। यानी क के बाद जैसे देखा जाए कि क के बाद जैसे लिखना रहे तो हम क के बाद ख लिखेंगे, फिर उसके बाद ग लिखेंगे, यानी इसका एक क्रम है। ऐसा नहीं है कि क के बाद घ लिख देंगे, यानी एक क्रम होना चाहिए। उसी को क्या कहते हैं, तो वर्णमाला कहते हैं। चलिए आपको क्लियर हो गया होगा, आगे देखते हैं। तो आगे है कि वर्ण, वर्ण का दूसरा नाम पूछ देता है कोई कि वर्ण का एक और नाम क्या है, तब वर्ण को हम लोग अक्षर भी कह सकते हैं दोस्त। वर्ण को क्या कह सकते हैं, तो अक्षर भी कह सकते हैं। यानी वर्ण मतलब अक्षर, जिसको तोड़ा ना जा सके, जिसको तोड़ा ना जा सके उसी को वर्ण कहते हैं। आप लोग पढ़े होंगे कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़े नहीं किया जा सकता है, यानी जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है। जैसे आप लोग समझिए, जैसे क लिख देते हैं तो क लिखने के बाद इसको तोड़ा जाएगा। क हलंत अ में तोड़ सकते हैं, क जोड़ अ में टूट सकता है, यानी इसको हम लोग टुकड़ा कर दिए तो इसको यहाँ पर वर्ण नहीं कहा जाएगा। यानी क को क हलंत अ में टुकड़ा कर दिए, इसलिए इसको वर्ण नहीं कहा जाएगा। आप लोग ये बात को क्लियर कर लीजिए। जैसे हम ख लिखते हैं, जैसे हम ख लिखते हैं तो ख के क्या करेंगे, ख को हम लोग ख हलंत अ में तोड़ सकते हैं, यानी कि ये वर्ण नहीं होगा। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। चलिए ये बात आपको क्लियर होगा, आगे चलते हैं। तो आगे देखिए क्या है दोस्तों। तो आगे है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या फिर क्या है, ध्वनि है। बात बिल्कुल सही है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, बोले कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप लोग बोलिए कि वर्ण है, या फिर हम लोग ध्वनि भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात बदल जाता है जब बोल दे कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, तो मौखिक इकाई हो जाएगा आपका ध्वनि। यानी मौखिक, यानी मौखिक के मतलब है बोल के हम लोग भाषा को ही क्या कर सकते हैं, तो किसी के सामने बोल सकते हैं, ध्वनि हो जाएगा। सबसे छोटी इकाई बोलेगा मौखिक तो ध्वनि, और बोल देगा कि सबसे छोटी इकाई तो वर्ण। सबसे छोटी इकाई बोल दिया जाए कि लिखित सबसे छोटी इकाई तो क्या होगा, वर्ण हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है, तो शब्द हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होगा, तो शब्द होगा। देखिए आगे लिखा ही है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, यानी भाषा को हम लोग सबसे छोटा लिख के तो वर्ण के रूप में ही डिनोट कर सकते हैं। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण के रूप में सूचित कर सकते हैं। बोला जाए आगे कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है। आप लोग के हम अभी बताएं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगा, तो ध्वनि होगा। बात आपको बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए चलते हैं आगे हम लोग। तो आगे जाने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर है वर्ण के भेद। आप सभी पढ़े होंगे कि वर्ण को मतलब 2 भागों में बांटा गया है। वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। चलिए देखते हैं कि अब स्वर वर्ण किसको कह सकते हैं हम लोग। स्वर वर्ण किसको कहेंगे, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि जो भी वर्ण स्वतंत्र रूप से बोली जाए, इसका मतलब है कि जो भी वर्ण
स्वतंत्र रूप से बोली जाए। मतलब स्वतंत्र के मतलब होता है कि किसी से उसका कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब पूरा आज़ाद हो। जो भी वर्ण स्वतंत्र रूप से बोली जाए, मतलब इस वर्ण को मतलब बोलने में किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाए। दूसरी भाषा में हम लोग बोल सकते हैं कि स्वर वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जो किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना बोली जाती है। चलिए ये बात आपको क्लियर होगा। चलिए आगे देखते हैं कि व्यंजन वर्ण किसको बोलेंगे। तो जो भी वर्ण यानी मतलब जो भी वर्ण स्वरों की सहायता से बोली जाए उसको क्या कहेंगे दोस्तों, तो उसको व्यंजन वर्ण कहेंगे। देखिए व्यंजन वर्ण जो होता है वो स्वर की सहायता से बोली जाती है, और स्वर वर्ण होता है इसको किसी और से कोई मतलब नहीं होता, ये खुद मतलब अपने आप में ही ब्रांड है। चलिए तो देखते हैं कि स्वर वर्ण के एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, तो देख सकते हैं अ आ हर्ष ई दीर्घ हर्ष उ दीर्घ री ए ऐ ओ औ, ये सब जो आपको दिख रहा है ये सब जो है स्वर वर्ण है, यानी सब अपने आप में स्वतंत्र रूप है। मतलब इस सब को हम लोग स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। मतलब जैसे हम लोग बोलेंगे, को और टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, या को मतलब किसी वर्ण की सहायता से नहीं बोला जा रहा है। जैसे ई के, तो ई के भी किसी वर्ण की सहायता से नहीं बोला गया है। री को बोलने की बात आए तो री को भी हम लोग किसी अन्य वर्ण की सहायता से नहीं बोल सकते हैं, इसलिए ये सब जो वर्ण है लिखा हुआ है यहाँ पर ये स्वर वर्ण हो जाएगा। आगे देखिए कि व्यंजन वर्ण है कि जो भी वर्ण स्वरों की सहायता से बोली जाती है उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो व्यंजन वर्ण कहेंगे। अब देखिए समझते हैं कि व्यंजन वर्ण को हम लोग कैसे सहायता ले सकते हैं स्वर की, यानी व्यंजन वर्ण बोलने में हम लोग स्वर की सहायता किस प्रकार लेंगे। जैसे क बोला जाए, यानी क को बोलेंगे तो क हलंत अ में टूटेगा, यानी क आपका जो होगा व्यंजन वर्ण हो गया। कैसे हो गया, जैसे समझ सकते हैं आप, क तो यहाँ पर एक वर्ण अलग टूट गया और इसमें क है, क है और एक अ है, तो देख सकते हैं कि आप सभी में अ दिखाई दे रहा है, जो कि अ आपका क्या है यहाँ पर, तो आप अभी पढ़ के आए कि स्वर है, यानी सब में स्वर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं व्यंजन वर्ण को बोलने में स्वर की सहायता जरूर लेनी पड़ी, इसलिए इसको कौन वर्ण कहेंगे, तो व्यंजन वर्ण कहेंगे। चलिए आप सभी को क्लियर होगा। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि अन और अ ये दो गो अयोग बा होता है। अन और क्या होता है, अयोग बा होता है, यानी इसको ना हम स्वर में गिनती करेंगे नहीं व्यंजन में करेंगे। इसको अनुस्वार बोलते हैं, इसको विसर्ग बोलते हैं। यानी जो ऊपर बिंदु वाला दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलेंगे, अनुस्वार बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे गाइज, तो इसको विसर्ग बोलेंगे। यानी डबल साइड में डबल बिंदु दिखाई दे रहा है उसको विसर्ग बोलेंगे। चलिए ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा। चलते हैं आगे, चलते हैं। चलिए आगे आने के बाद आप लोग देख सकते हैं स्वरों के प्रकार में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्वर वर्ण है कितना, यानी स्वर वर्णों की कुल संख्या कितना है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या 11 है। लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या कितना है, तो 11 है, और बोलने के आधार पर स्वरों की संख्या कितना है, तो 10 है। ये कैसे हुआ, चलिए आपको दिखाते हैं। ऊपर देखिए, आप अभी पढ़ें कि स्वर वर्ण की कुल संख्या कितना है, तो देखिए गिन के आप लोग को दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर अभी आप काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 11 गो हो गया। 11 को कैसे होगा, जब आपको बोल दे कि स्वर वर्ण की टोटल संख्या कितना है, तो आपको 11 बोलना है। कितना बोलना है, तो 11 बोलना है। अगर वहाँ पर बोल दे कि लिखावट की दृष्टि से कितना है, फिर भी आपको कितना बोलना है, तो अभी आप देख के आए कि लिखावट की दृष्टि से कितना बोलना है, तो लिखावट की दृष्टि से भी कितना बोलना है, 11 बोलना है। लेकिन जब आपको बोल दे कि बोलने के आधार पर स्वर वर्ण के टोटल संख्या कितना है, तो 11 में से 1 घटा देना है और आपको जवाब देना है 10 है। कितना है, 10 है। तो इस बात को भी आप क्लियर कर सकते हैं कि 10 कैसे है। देखिए इसमें री को काउंट नहीं करते हैं, री को काउंट नहीं करते हैं, तो री को नहीं काउंट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 10 गो ही बचेगा। इसी को बोलते हैं कि बोलने के आधार पर स्वर वर्ण की टोटल संख्या 10 हो जाती है। अब आपको दिमाग में बात आएगा कि री को क्यों नहीं काउंट करते हैं, तो री जो है ये आपको नहीं काउंट होगा, क्योंकि री को बोलने में
जो हम लोग बोलते हैं तो री का उच्चारण ये री भी हो सकता है, ये री भी हो सकता है। मतलब इसको उच्चारण में काउंट नहीं करेंगे, यानी बोलने में काउंट नहीं करेंगे, लेकिन लिखने की दृष्टि से टोटल 11 वर्ण। और ऐसे भी पूछ दे कि स्वर वर्ण की टोटल संख्या कितना है, फिर भी आपको 11 ही जवाब देना है। लेकिन बोल दे कि बोलने के आधार पर स्वर वर्ण की टोटल संख्या कितना है, तब आपको 10 जवाब देना है। चलिए, बात आपको बिल्कुल क्लियर होगा, इसलिए चलते हैं आगे। चलिए आगे देखते हैं कि अब स्वर के प्रकार समझते हैं कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखा जाए तो स्वर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होगा जी। इसमें पहला है हर्ष स्वर, और दूसरा है दीर्घ स्वर, और तीसरा है प्लुत स्वर। पहला है हर्ष, दूसरा दीर्घ और तीसरा प्लुत स्वर। चलिए बात करते हैं कि हर्ष स्वर किसको बोलेंगे। तो इसको देख सकते हैं कि बोलने में कम समय लगे, यानी जिस वर्ण को या जिस स्वर वर्ण को बोलने में कम समय लगे उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे मेरे भाई हर्ष स्वर कहेंगे। याद रखिएगा, क्या कहेंगे, तो हर्ष स्वर कहेंगे। यानी हर्ष स्वर के टोटल संख्या कितना है, तो 4 हो जाएगा। अ हो जाएगा, ई हो जाएगा, याद रखिएगा हर्षई है, हर्षऊ और री हो जाएगा। ये जो है इस सब को बोलने में बहुत कम समय लगता है, आप खुद से बोलकर ट्राई कर सकते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, ये बहुत कम समय लग रहा है, यानी सिर्फ 4 गो वर्ण है जिसको हर्ष स्वर कहते हैं। आगे देख सकते हैं दीर्घ स्वर, यानी इसका मतलब है कि हर स्वर से दुगना समय लगे, मतलब इसको से ई बोलने में दुगना समय लगता है। जैसे आ, इसका सब दीर्घ मात्रा आ जाएगा, बड़ा वाला मात्रा। यहाँ पर अ है तो इसमें आ जाएगा, इसमें ई है तो इसमें दीर्घ ई आ गया, हर्षऊ है तो दीर्घ उ आ गया। उसके अलावा ए, ऐ, ओ, औ, ये सब जो है सॉरी दीर्घ स्वर हो जाएगा। अब देखिए, ये जो 4 गो आपको नज़र आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये सब को संयुक्त स्वर कहते हैं। ए, ऐ, ओ, औ हो गया, ये सबको क्या कहते हैं, तो संयुक्त स्वर कहते हैं। चलिए बात आपको क्लियर होगा। अगला देखते हैं प्लुत स्वर। ये जो होता है, बोल रहा है कि हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगता है, मतलब जो हर्ष स्वर है उससे 3 गुना समय लग रहा है। किसको बोलने में, तो प्लुत स्वर को बोलने में लग रहा है। यानी हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगे, जिसको खींचकर बोला जाए। अब देखिए आपको समझ में आएगा, जिसको क्या करना जाए, खींचकर बोला जाए। जैसे आप लोग ब्याह शादी में देखेंगे कि जैसे पंडित जी बोलते हैं ओम, इस तरह से। बहुत दूर व्यक्ति है तो वहाँ पर जैसे कोई मतलब चाल कर रहा है, उसको बुला रहा है, तो बोलेगा राम, इस तरह से। यानी बहुत मतलब उसको खींचकर बोला जाए, उसी को क्या कहेंगे, तो प्लुत स्वर। ऐसे भी आप लोग देख सकते हैं कि हर स्वर के तो बहुत कम समय में बोल दे रहे हैं। और दीर्घ स्वर, नाम ही इसका दीर्घ, मतलब हर्ष से बड़ा होगा, यानी इसको में दुगना समय लगेगा। और प्लुत स्वर को बोलने में हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगेगा, मतलब इसको खींचकर बोला जाए। जैसे ओम, राम, इस तरह से हो जाएगा, भगवान, इस तरह से, जिसको खींचकर बोला जाए। और ये बीच में ये वाला दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर टाइम देना है आपको, और टाइम देकर बोलना है। इसी को क्या कहेंगे, तो प्लुत स्वर कहेंगे। चलिए, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। तो देखिए, आगे चलने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर संयुक्त स्वर। अभी आपको बताएं कि ये जो 4 गो नज़र आ रहा है, इस 4 गो को क्या कहते हैं, ये चारों को कहते हैं संयुक्त स्वर मेरे भाई। अब देखिए, संयुक्त स्वर है, इसको काहे संयुक्त स्वर कहते हैं। तो देखिए, संयुक्त के मतलब होता है, मतलब ये जो मिल के या फिर जोड़ा होगा, या फिर 2 से अधिक से भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग वर्ण पढ़ रहे हैं तो 2 से ज़्यादा तो होगा नहीं। यानी संयुक्त का मतलब होगा किसी न किसी से मिलकर बना है। तो किसी न किसी से मिलकर बना है, तो एक किसके किसके मेल से बनता है, तो अ और हर्ष ई, अ और हर्ष ई के मेल से क्या बनता है, तो ए बनता है। आपको ये याद रखना है। आपको बताएंगे, याद करने के ट्रिक भी बताएंगे आपको। आ जोड़ ए, ये क्या बनता है, तो आय बन जाता है। आ जोड़ हर्ष उ, क्या बनेगा, तो ओ बनेगा। आ जोड़ ओ, क्या बन जाएगा, तो ओ बन जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। अब देखिए, याद करने की बात आता है, तो याद करने की बात आती है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपको याद करना होगा कि आ जोड़ ई बराबर क्या होगा, तो ए हो जाएगा। अब देखिए, ए जो है ये यहाँ उठ के आ जाएगा, यानी आ तो सब में दिखाई दे रहा है, यानी आ सब में होगा। और आपको सभी में लिखना है, चारों में लिखना है, सब में आपको अ दिखाई दे रहा होगा।
इसके बाद अब देखिए इसमें आ जोड़ ई बराबर ए हो जाएगा। अब जो ए बना है उसको आ के साथ लाइए, तो आ जोड़ ए बराबर क्या होगा, आय हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए आ, ये आपको याद रखना है ऊ याद रखिएगा, तो आ जोड़ ऊ बोल के देखिए औ, यानी ओ हो जाएगा औ। अब देखिए अ जोड़ ऊ हो गया। उसके बाद अब ओ के उठा कर यहाँ पर रखिए। अगर ओ के उठा के अ जोड़ ओ, तो आपको अब बड़ा वाला बन जाएगा, अ जोड़ ओ क्या बनेगा, औ बन जाएगा। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए अब आगे थोड़ा सा देखते हैं। तो आगे देखते हैं तो औ लिखल है, इसको बोलते हैं आगत स्वर। इसको क्या बोलते हैं, आगत स्वर। ये जो होता है आपको अंग्रेजी से आया है। कहाँ से आया है, तो अंग्रेजी से आया है। जैसे आप लोग देखते होंगे डॉक्टर, डॉक्टर लिखने के ऊपर यहाँ पर ऐसे लिखाता है, डॉक्टर हो जाता है। जैसे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल ये सब जो है ये इंग्लिश वर्ड है, यानी इंग्लिश मतलब अंग्रेजी से आया है। जैसे हॉस्पिटल हो गया, कॉफ़ी हो गया, ऐसे बहुत से कॉपी हो गया, ट्रॉफी हो गया, ये सब में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी ये अंग्रेजी से आया है। ऐसे भी आप लोग को लग रहा होगा कि अंग्रेजी शब्द ही है। जैसे आप लोग देख सकते हैं अब आगे कि जीभ के आधार पर स्वरों के प्रकार, यानी जीभ के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं इसको समझते हैं हम लोग। तो जीभ के आधार पर यानी 3 प्रकार के हो सकते हैं। जीभ के आधार पर कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो 3 प्रकार के। अग्र स्वर हो जाएगा, मध्य स्वर हो जाएगा और पश्च स्वर हो जाए। यानी जीभ को देखा जाए तो 3 हिस्सा में बांटा गया। आगे वाला को नाम दिया गया अग्र स्वर, और बीच वाला को नाम दिया गया मध्य स्वर, और फिर देखा जाए तो इधर वाला के नाम दिया गया है सबसे पीछे वाला के पश्च स्वर। आप लोग ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए बोल रहा है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं कि बोल रहा है क्या, कि जीभ के अगले हिस्से से बोले जाने वाले स्वर, जो जीभ के अभी बताए हम लोग कि आगे वाले को बोलेंगे अग्र स्वर, बीच वाला के मध्य स्वर, और सबसे पीछे वाला के बोला जाएगा पश्च स्वर। तो है कि जीभ के अगले हिस्से से बोले जाने वाले स्वर, यानी जीभ के जो अगले हिस्से से बोले जाएगा ई वाला हिस्सा से, उसको बोलेंगे अग्र स्वर। तो कौन कौन ऐसा वर्ण है जिसको बोला जाएगा, तो हर्ष ई हो गया, दीर्घ ई हो गया, फिर ए हो गया और आय हो गया। ये जो 4 गो नजर आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 4 गो, ये चारों को अग्र स्वर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, तो अग्र स्वर बोला जाएगा। उसके बाद है आगे मध्य स्वर। आपको नजर आना चाहिए मध्य स्वर, ये सिर्फ एक होता है और सिर्फ अ होता है। मध्य स्वर में सिर्फ क्या होता है, तो अ होता है। यानी जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के मध्य भाग यानी बीच वाला, यानी अ बोल के देखिए अ, जीभ के बीच से आपको आवाज निकल रहा होगा, इसका मतलब है कि इसको कौन स्वर बोलेंगे, तो मध्य स्वर बोलेंगे। चलिए अगला है पश्च स्वर, इसको समझिएगा। यानी आ, हर्षा उ, दीर्घ ओ और औ, ये जो आपको नजर आ रहा है कितना है, 1 2 3 4 5, ये जो पांचों आपका स्वर वर्ण है, इसको बोलने में जीभ के कौन हिस्सा का प्रयोग होता है, तो पश्च हिस्सा का प्रयोग होता है, इसलिए इसको पश्च स्वर बोल देंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग यानी पीछे वाला भाग मतलब उसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, तो पश्च स्वर बोलेंगे। तो चलिए आपको ये सारी बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतने रखेंगे। इसका जो अगला भाग है यानी जो आगे का पार्ट है, उसको हम लोग एक अगली वीडियो में लाकर उसको अच्छे से समझेंगे। चलिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।